ओके, सो कोई भी डाउट हो हाथ ऊपर करके पूछ लेना, ठीक है। बायोजियो केमिकल साइकिल है जो सॉइल का मेरे हिसाब से आखिरी टॉपिक है, क्योंकि बायोजियो में बहुत छोटा सा लगभग 15-20 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे एटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड, ठीक है, क्या होता है। तो देखो ये लास्ट है वैसे, तुम्हें याद होगा जब हम लोग इकोसिस्टम का फंक्शन देख रहे थे ना, तो इकोसिस्टम का एक फंक्शन ये भी था, बायोजियो केमिकल साइकिल, ठीक है। ये होता क्या है बायोजियोकेमिकल साइकिल, और जानबूझ के मैंने पहले सॉइल पढ़ाया, फिर पहले अबायोटिक फैक्टर पढ़ाया, फिर उसमें सॉइल आया, जानबूझ के पढ़ाया, ठीक है। तो देखो ये जो बायो मतलब क्या होता है, बायो मतलब क्या होता है, अपने कॉमन सेंस से बताना। बायो मतलब क्या हुआ, जो लिविंग है उसी को ना बायो बोलते हैं, ठीक है। लिविंग फैक्टर्स, लिविंग फैक्टर्स में जो भी आ गया मान लो, उसमें लिविंग फैक्टर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गई, माइक्रोब्स हो गया, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या है, बायोलॉजिकल बींग्स है। लिविंग फैक्टर्स मतलब लिविंग, जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है उसको लिविंग फैक्टर्स बोलते हैं, और क्या, जैसे जीन्स हो गए, दे आर द लिविंग फैक्टर्स। तो ये जितना भी चीज़ है इसमें बायो, इसका मतलब बायो का मतलब ये होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो, जियो मतलब होता है जियोग्राफी, जियो मतलब ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल चीज़ में जैसे कि अबायोटिक चीज़ें जो होती हैं, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग फैक्टर के अंदर में क्या आ गया, सॉइल आ गया, वाटर आ गया, एयर आ गया, ठीक है। और हमने ना ये अबायोटिक फैक्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब तीसरा वर्ड क्या है, तीसरा वर्ड है केमिकल। हम लोग पहले नाम को सेग्रीगेट कर रहे हैं, तीसरा वर्ड क्या है, केमिकल। अभी केमिकल क्या होता है, गौर से समझना, ऐसे गौर से समझने लायक तो कुछ है नहीं, हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं। केमिकल क्या होता है, मतलब केमिकल मतलब कोई भी रस, कोई भी चीज़ ले लो, तो केमिकल कैन बी मिनरल, मिनरल्स जो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्या हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये सब जितना भी ये सब क्या है, मिनरल्स है ना। तो ये भी तो केमिकल ही हुआ, इनडायरेक्टली केमिस्ट्री में ही ना पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, मिनरल्स के बाद क्या आता है, मिनरल्स के बाद गैसेस आता है। गैसेस में कौन आ गए, गैसेस में तुम्हारे पास हो गए नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी, वाटर का वेपर मतलब वो भी गैस ही है, और सल्फर। ये इधर मैंने एक और बार लिख दिया सल्फर, बताऊंगा क्यों। और तीसरा एक हो गया मेरे पास आयन, आयंस। तो ये भी क्या है, मिनरल्स ही, मतलब ये भी केमिकल ही है। तो केमिकल कैन बी मिनरल, कैन बी गैसेस एंड कैन बी आयंस, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एक चीज समझना है तुमको कि जो सल्फर होता है, सल्फर एक मिनरल होता है, लेकिन साथ साथ सल्फर गैस भी होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब नीट में बार बार पूछा गया है। एंड आयंस में मैं तुम्हारे सामने एक आयन लिख देता हूँ, तुमको एग्जाम याद रहेगा, सल्फेट आयन, SO4-3, ठीक है। तो ये समझना है तुमको, वैसे सल्फर किसी में भी हो सकता है, मेरे सल्फर कैन बी मिनरल, सल्फर कैन बी गैस, सल्फर कैन बी आयंस, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल। तीन वर्ड है, बायो जियो केमिकल साइकिल, मतलब बायो मतलब हो गया लिविंग फैक्टर, और जियो मतलब हो गया नॉन लिविंग फैक्टर, एंड केमिकल मतलब ये बायोटिक, अबायोटिक और साथ ही साथ केमिकल के बीच में क्या होगा, एक साइकिल होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि गैसेस में जो सल्फर है ना, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सल्फर SO2 गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि, ठीक है। तो इन दैट सीन फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो एक काम करो, तुम है ना, इसको तो गोली मारो पहले, ये हैरिसन नहीं खुलना चाहिए, बहुत बढ़िया नहीं खुला। कहाँ गया, NCERT, ये इकोसिस्टम में आएगा ना, बायोजियोकेमिकल साइकिल, हाँ इकोसिस्टम में ही है। क्या हुआ, इकोसिस्टम में ही ना।
सो हम लोग है ना पहले एनसीईआरटी एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या एनसीईआरटी बोल रही है, बिकॉज ऐसे क्या होगा तुमको समझने में बड़ा हम लोग है ना पहले एनसीईआरटी एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या एनसीईआरटी बोल रही है, बिकॉज ऐसे क्या होगा तुमको समझने में बड़ा आसानी होगा। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में ये बायोजियोकेमिकल साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल और क्या। इसमें देखो क्या लिखा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 दैट ऑर्गेनिज्म नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। ये तो मैंने कितनी बार अपने लेक्चर में बताया कि ऑर्गेनिज्म के पास एक कांस्टेंट सप्लाई होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स का ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए और बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप इज अ डिफरेंट थिंग, याद है मैंने बताया था, और वहाँ पे मैंने स्टैंडिंग स्टेट बताया था। स्टैंडिंग स्टेट में मैंने ये बताया था कि टोटल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो एक प्रेजेंट एक गिवन एरिया में होता है उसको हम लोग स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वो क्या कह रहा है ना, वो ये कहता है व्हाई वी आर स्टडिंग बायोजियोकेमिकल साइकिल, बिकॉज बायोजियोकेमिकल साइकिल में ना जो सॉइल होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज सॉइल soil is a abiotic factor, and this abiotic factor contained many nutrients which are essential for an organism to reproduce or to grow. Are you understanding my point? ठीक है। So it varies in different kind of ecosystem and also on seasonal basis. seasonal basis पे कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन वैरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक मैं तुम्हारे सामने एक लेयर ले लूँ मिट्टी की, मतलब या मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा फॉरेस्ट ले लूँ या ऐसा खेती बाड़ी ले लूँ, अगर बारिश आएगा तो जाहिर सी बात है ना मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगा उस सॉइल में। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब बेसी बारिश आती है तो सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है, मैंने बताया था पानी क्लॉक करने, ज़्यादा पानी दोगी तो सॉइल का सैलिनिटी इंक्रीज हो जाता है। वैसे ही अगर जिस एरिया में माहौल पे, वातावरण पे डिपेंड करता है, जैसा वातावरण होगा, जिस तरह का इकोसिस्टम होगा उस तरह का सॉइल अलग अलग मिनरल पे रिच होगा, ठीक है। इसमें क्या लिख के रखा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अप्रिशिएट दैट न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम, ठीक है, rather they are recycled time and again indefinitely। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो मैंने याद है तुमको एक है ना मिनरलाइजेशन पढ़ाया था, मिनरलाइजेशन में क्या होता था, ह्यूमिफिकेशन के बाद मिनरलाइजेशन होता था और बॉडी से मिनरल्स इनऑर्गेनिक बाहर निकल जाते थे, एंड उसके बाद उसका क्या होता था, लीचिंग होता था। मैंने स्टेप बताया था तुमको, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जितना भी मिनरल्स होते हैं जो हमारे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल के नीचे चले जाते हैं, ये मैंने बताया है। और मैंने सॉइल का फॉर्मेशन में बताया था कि जो मिनरल्स होते हैं वो ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं और नीचे से भी ऊपर आ रहे होते हैं, और वही मिनरल के पार्टिकल्स क्या वो मतलब आपस में कोलाइड करते हैं एंड देन दे विल फॉर्म बिगर रॉक पार्टिकल्स, ये मैंने बताया था। ऊपर से और दोनों तरफ से बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो उसमें यही कह रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, कोई इंसान अगर मर गया फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में ऐसा नहीं कि परमानेंटली चले जाएंगे, अगर वो चले जाएंगे तो वो वापस ऊपर आ जाएंगे। मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी आगे डायग्राम में कि कैसे इंसान मर जाता है। तो जाहिर सी बात है ना, इंसान मर गया, या मैंने तुमको एक डायग्राम ऐसे बता के मैंने दिखाया है, इंसान मर गया, उसका न्यूट्रिएंट जमीन पे गया और दूसरा प्लांट अगर उसके बगल में उग रहा है तो वो प्लांट क्या करेगा, उस न्यूट्रिशन को वापस अपटेक कर लेगा। तो वो यही कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दे आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम एनी इकोसिस्टम एंड rather they are recycled time and again indefinitely। वो क्या करते हैं, रिसाइकिल इंडेफिनेट। एलन वाला यहाँ पे फंसाएगा, वो इधर एक पॉइंट लिख देगा इंडेफिनेटली की जगह डेफिनेटली। मेरे साथ ये चीज़ हुआ है, ठीक है, बच के रहना, डेफिनेटली नहीं इंडेफिनेटली, इनडेफिनेट टाइम तक। तो यही मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन होता रहता है थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि विद द हेल्प ऑफ, सुनना मेरी बात, विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स minerals are recycled over and over, that is why this cycle is also known as biogeochemical cycle। समझ में आया? हमने क्या पढ़ा, अबायोटिक फैक्टर, उससे पहले क्या पढ़ा, बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर पढ़ा, उससे क्या हमें जानने को मिला, हमने पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया और पॉपुलेशन का इंटरेक्शन मीनली स्टडी किया। अबायोटिक फैक्टर जानने के बाद हमने पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया, ये भी देखा, और हमने इकोसिस्टम को डिफाइन किया। फिर हम ये कहते हैं ये अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर मिलके क्या करते हैं, वे हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन पे,
समझ में आया? there is a term called nutrient immobilization, that is a separate thing. nutrient immobilization मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था. nutrient immobilization या लीचिंग जिसको बोलते हैं, वो परमानेंट चला जाता है नीचे, ठीक है. that is 0.1% खाली जाता है, लेकिन 99.9% वापस रीअपटेक हो जाता है. समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये बताया हुआ है. तो दैट इज वाई द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रेंट, मैं बस समझाऊंगा डायग्राम से कैसे न्यूट्रेंट का एलिमेंट का मूवमेंट हो रहा होता है वेरियस कंपोनेंट्स, उसको न्यूट्रेंट साइक्लिंग बोलते हैं. और इसका एक और नाम है बायो जियोकेमिकल साइकिल है. बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मतलब रॉक, एयर, वाटर, ये सब आ गए. समझ में आया? दो तरह के. अब ये लिख के रखा है बायो जियोकेमिकल साइकिल ना दो तरह के होते हैं, एक होता है गैसियस और एक होता है सेडिमेंट्री. ठीक है. बायो जियोकेमिकल साइकिल दो तरह के होते हैं, एक होता है गैसियस साइकिल और एक सेडिमेंट्री साइकिल. देखो सिर्फ एक बार है ना रीडिंग कर लो इसको. ऐसे तो ज्यादा कुछ इकोसिस्टम में एक कार्बन साइकिल है, एक फॉस्फोरस साइकिल है, जो मैं बता दूंगा अभी कुछ देर में. लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ एक बार इसको रीडिंग करो. देखो क्या लिख के रखा है. द रिजर्वायर फॉर अब गैसियस टाइप ऑफ अगर गैसियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल के लिए जो रिजर्वायर होता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मैं चाहता हूँ एक बार तुम इसको हाईलाइट कर दो. रीडिंग करो और हाईलाइट कर देना. जो रिजर्वायर होता है वो तुम्हारा कहाँ पे होता है, एटमॉस्फेयर में होता है. और सेडिमेंट्री साइकिल के लिए कहाँ पे होता है, रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट होता है. इस स्टेटमेंट को हाईलाइट कर देना या अंडरलाइन कर देना. वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, घुमा फिरा के यही पूछा जाएगा. ठीक है. आगे देखना, इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि तुम्हारा सॉइल, मॉइस्चर, पीएच और टेम्परेचर. ये लाइन, ये जो 4 पॉइंट है ना, सॉइल, मॉइस्चर, पीएच और टेम्परेचर, इसको मैं समझाऊंगा देख कैसे रेगुलेट करते हैं. जब मैं एलएन में एग्जाम दे रहा था तो ये लोग क्या करते थे ना, मैं तुम्हें बताऊं क्या लोग छिड़खानी करते थे एलएन वाले. पहला ऑप्शन में सॉइल दे देंगे, दूसरा ऑप्शन में मॉइस्चर दे देंगे, तीसरा ऑप्शन में पीएच दे देंगे, चौथा ऑप्शन में टेम्परेचर दे देंगे. ठीक है. और तुमको पूछेंगे कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है. पहला ऑप्शन में आएगा ए बी, दूसरा ऑप्शन में आएगा ए बी सी, तीसरा ऑप्शन में आएगा ए बी सी डी और चौथा ऑप्शन में आएगा ओनली ए डी. कौन सा स्टेटमेंट सही है? आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही है, ए बी सी डी. ठीक है. इस तरह का वो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करेंगे अगर करेंगे तो. दे रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द एटमॉस्फेयर. समझाऊंगा कैसे. रिजर्वायर का फंक्शन बताऊंगा, एक बार के लिए रीडिंग करो. द फंक्शन ऑफ रिजर्वायर इज टू मीट द डेफिशिएट which occur due to imbalance in rate of influx and efflux. ठीक है. नाइट्रोजन साइकिल पहले पढ़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन और फास्फोरस साइकिल पढ़ना है बस. चलो देखो, हमें ना बायोजियोकेमिकल साइकिल का मैंने तुम्हें अभी मतलब समझा दिया कि इन बायोजियोकेमिकल साइकिल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे टेंड टू मोबिलाइज. ठीक है. बिकॉज फ्रॉम आवर प्रीवियस डिस्कशन वी हैव अ क्लियर कट नॉलेज दैट न्यूट्रिएंट्स दे नेवर डिसअपियर फ्रॉम द इकोसिस्टम. ठीक है. दे क्या बोलूँ मैं तुम्हें, ऐसे समझो वो स्टेटमेंट है वैसे घुमा फिरा के कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो कभी भी डिसअपियर नहीं होते. डेट की तुम्हारा सॉइल, मॉइस्चर, पीएच और टेम्परेचर, ये लाइन, ये जो 4 पॉइंट है ना, सॉइल, मॉइस्चर, पीएच और टेम्परेचर, इसको मैं समझाऊंगा देख कैसे रेगुलेट करते हैं. जब मैं एलएन में एग्जाम दे रहा था तो ये लोग क्या करते थे ना, मैं तुम्हें बताऊं क्या लोग छिड़खानी करते थे एलएन वाले. पहला ऑप्शन में सॉइल दे देंगे, दूसरा ऑप्शन में मॉइस्चर दे देंगे, तीसरा ऑप्शन में पीएच दे देंगे, चौथा ऑप्शन में टेम्परेचर दे देंगे. ठीक है. और तुमको पूछेंगे कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है. पहला ऑप्शन में आएगा ए बी, दूसरा ऑप्शन में आएगा ए बी सी, तीसरा ऑप्शन में आएगा ए बी सी डी और चौथा ऑप्शन में आएगा ओनली ए डी. कौन सा स्टेटमेंट सही है? आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही है, ए बी सी डी. ठीक है. इस तरह का वो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करेंगे अगर करेंगे तो. दे रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द एटमॉस्फेयर. समझाऊंगा कैसे. रिजर्वायर का फंक्शन में बताऊंगा, एक बार के लिए रीडिंग करो. द फंक्शन देखो, हमें ना बायोजियोकेमिकल साइकिल का मैंने तुम्हें अभी मतलब समझा दिया कि इन बायोजियोकेमिकल साइकिल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे टेंड टू मोबिलाइज. ठीक है. बिकॉज फ्रॉम आवर प्रीवियस डिस्कशन वी हैव अ क्लियर कट नॉलेज दैट न्यूट्रिएंट्स दे नेवर डिसअपियर फ्रॉम द इकोसिस्टम. ठीक है. दे क्या बोलूँ मैं तुम्हें, ऐसे समझो वो स्टेटमेंट है वैसे घुमा फिरा के कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो कभी भी डिसअपियर नहीं होते. they tend to reappear again in the
एटमॉस्फेयर, ठीक है। बार बार इसको हम लोग डायग्राम से आगे समझेंगे भी। तो ये जो न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन हो रहा है, बार बार उसका एक साइकिल बन रहा है, न्यूट्रिएंट लॉस्ट होता है, बाद में वापस रीअपटेक हो जाता है। तो ये जो साइकिल बनता है ना, ये साइकिल जो है इट the biotic factor and the abiotic factor play the role. The biotic and abiotic factor play a very important role in maintaining that cycle, and hence this is called as biogeochemical cycle. Okay, what we have studied that minerals are mobilized continuously, spontaneously, simultaneously, over and over a brief period of time, and biotic and abiotic factors, they help in that recycling process, and that is why this cycle is known as biogeochemical cycle. And biogeochemical cycle is of two types, ठीक है। number one is sedimentary cycle and number second is gaseous cycle. Is it all right? Gaseous cycle. In the sedimentary cycle we have studied, अभी पहले देखा था, एक होता है मिनरल साइकिल और एक होता है आयंस का। और गैसियस साइकिल में तो हमने देखा इंडिविजुअल, समझ में आया। दो तरह का तुम्हारा बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है। मिनरल साइकिल किसका किसका होता है? मिनरल्स हो गए तुम्हारे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं सल्फर इज अ मिनरल, और फिर तुम्हारा कौन मिनरल हो गया, कैल्शियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, ये सब जितना भी है ये सब क्या है, मिनरल्स है। गैसेस, अब आयंस में कौन आएंगे, सल्फेट आयन, ये एक आयन हो गया, ठीक है, ओवरऑल देखा जाए। और गैसियस साइकिल जो है उसमें तुम्हारा कौन आएगा, गैसेस आएंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन एक गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, ये सब किस में आ गया, गैसियस साइकिल में आ गया। लेकिन इसमें ना ध्यान रखने की बात क्या है, सल्फर भी एक गैस होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में होता है ना सल्फर डाइऑक्साइड, हम पढ़ते हैं जब तुम पोल्यूशन ज्यादा करोगे ना, सल्फर डाइऑक्साइड का मीटर हो जाता है। तो आज तक सुबह खोलना, वहाँ पे बोलेंगे ना यार यहाँ पे ना सिटी का पोल्यूशन आज इतना है, इतना खराब क्वालिटी का इंडेक्स है। अभी कुछ दिन पहले आ रहा था दिल्ली में सिगरेट पीने की वजह से, पता नहीं किसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, एयर क्वालिटी जो है बहुत घट गई। सल्फर डाइऑक्साइड, मैं पोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। यानी सल्फर जो होता है वो दोनों में प्रेजेंट है, सेडिमेंटरी और गैसियस दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें कौन आ गए, नाइट्रोजन आ गए, कार्बन आ गए, और फिर तुम्हारे वाटर वेपर, ये सब जितने भी है सब आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज तुम्हें समझना है, मैं ना आगे समझाऊंगा, एकदम पेशेंस के साथ समझना है। ये दो तरह के बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है, क्या होता है कैसे होता है हम लोग आगे जानेंगे, बट बिफोर स्टडिंग देखो, ये जो मिनरल्स और आयंस हो गए ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे सॉइल में, मिट्टी में प्रेजेंट होंगे मिनरल्स। और ये जो मिनरल्स है सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, इधर वाले ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हवा में प्रेजेंट होंगे, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्लांट जब भी ब्रीथ करता है, देखना मैंने बताया था प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, ठीक है। या रेस्पिरेशन के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो रिलीज करता है, मैंने बताया है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिजर्वॉयर है, या कार्बन डाइऑक्साइड या तुम्हारा ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इसका जो रिजर्वॉयर मतलब अनलिमिटेड सप्लाई है, वो क्या है, एटमॉस्फेयर है, समझ में आ गया। लेकिन जो ये मिनरल्स है, हैवी मेटल्स हो गया, जितने भी मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, इन जो मिनरल्स होते हैं इनका रिजर्वॉयर कौन है, सॉइल है, यानी मिट्टी है। ये मिट्टी जो है इनका रिजर्वॉयर है, क्योंकि मिट्टी में क्या होता है, भर भर के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। तभी ना मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट को उगाते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर में क्या होता है, बहुत सारा इनऑर्गेनिक मिनरल प्रेजेंट होता है, समझ में आया। तो ये जो इनऑर्गेनिक है इनका रिजर्वॉयर कौन है, सॉइल है। दे आर फाउंड इन लिथोस्फेयर, दे आर फाउंड इन लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर तो समझती हो, एक होता है एटमॉस्फेयर, एक होता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब ग्राउंड हो गया, ठीक है। एंड लिथोस्फेयर में भी कहाँ पे, फाउंड इन सेडिमेंट, सेडिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रॉक पार्टिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, लिख दो, एक ही बात है, सेडिमेंटरी रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, कुछ नहीं, सेडिमेंट मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। तो ऐसा है कि वहाँ पे ना जो मिट्टी है वो बहुत देर तक इकट्ठा हो गई, तो उधर से क्या हो गया, पत्थर बन गया। मिट्टी जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है तो पत्थर बन जाता है। देखना तुम गांव देहात में जाओगी तो मिट्टी गंदगी, जैसे नदी के किनारे क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा होती रहती है, लेकिन बाद में क्या होता है, वही मिट्टी इतना सॉलिड हो जाता है कि वो लैंड बन जाता है और इंसान वहाँ पे जाके इनफैक्ट बैठ भी सकता है, समझ में आया ये चीज़।
तो इसी को सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सिंस दीज मिनरल्स, सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रिजर्वॉयर ऑफ दीज काइंड ऑफ मिनरल्स, हेंस ये जो साइकिल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटरी साइकिल भी बोलते हैं। समझ में आया, सेडिमेंटरी साइकिल, because these minerals are found in sedimentary rocks and the minerals are found in gases, that is why it is called as gaseous cycle। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया पहले नीट में, क्वेश्चन ये था, आंसर करना, which one is a pure sedimentary cycle। ठीक है, प्योर सेडिमेंटरी साइकिल। ठीक है, पहला ऑप्शन आता है फॉस्फोरस, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन, चौथा है सल्फर। मुझे अपने कॉमन सेंस से बताओ कौन सा होगा प्योर सेडिमेंटरी साइकिल। या तो फॉस्फोरस ही होगा ना। बाकी तीनों को रूल आउट करो, यहाँ पे रूल आउट लगेगा। देखो नाइट्रोजन जो है वो गैसेस में आता है मेनली, ये कट गया। हाँ। कार्बन भी गैसेस में आता है, कट गया। ठीक है, सल्फर है, सल्फर दोनों हो सकता है, गैसेस और सेडिमेंटरी दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये प्योर तो नहीं है, ये क्या है, इम्प्योर है। और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सिर्फ मिनरल्स हो सकता है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम का गैस थोड़ी होता है, हवा में थोड़ी कैल्शियम प्रेजेंट होगा। क्योंकि अगर हवा में कैल्शियम प्रेजेंट हो, इंसान सांस ले रहा, कैल्शियम कभी कभी नहीं होगा उसको, ऐसा थोड़ी है। कैल्शियम मैग्नीशियम जो होता है हवा में नहीं होता, दे आर फाउंड इन द रॉक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। which one is a pure sedimentary cycle, phosphorus pure sedimentary cycle है। हम लोग आगे समझते हैं सेडिमेंटरी साइकिल है क्या। देखना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी ये टॉपिक का खाली एक बेसिक वो लेयर चल रहा था कि इस टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, बट हम लोग अब इसको थोड़ा डिटेलिंग में जाते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, देखो मैं ना तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक जगह क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी इकोलॉजी को डायग्राम की मदद से समझाने का ट्राई करता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, तुम्हारे सामने यहाँ पे रॉक बना दिया। रॉक मतलब यहाँ पे मैंने तुम्हारे सामने रॉक नहीं, इनफैक्ट लैंड बना दिया। लैंड के बगल में मैंने तुम्हारे सामने क्या बना दिया, पानी बना दिया। लो पानी बना दिया, यानी हाइड्रोस्फीयर बना दिया। ठीक है, अभी देखो ये जो लैंड बनाया, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ लिथोस्फीयर सॉइल। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये क्या है, फंक्शन है, किसका फंक्शन है, इकोसिस्टम का। क्यों फंक्शन है, बिकॉज इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, एंड दीज टू थिंग्स दे आर मतलब interacting in such a way that they are regulating the minerals or the nutrients. That is why it is a function of an ecosystem. The cycle is a function of ecosystem because continuously in an ecosystem the cycle is going on, minerals का mobilization is continuously going on। ठीक है, दैट इज वाई बायोजियोकेमिकल साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ एन हेल्दी इकोसिस्टम। अगर ये इकोसिस्टम है तो इसमें बायोटिक फैक्टर्स भी होंगे और अबायोटिक फैक्टर्स भी होंगे। मानती हो कि नहीं मानती हो, क्योंकि इकोसिस्टम एक एरिया बनाना है हमको। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, अबायोटिक फैक्टर बना रहे हैं, जैसे लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया। देखो और एक और काम करते हैं। ठीक है, काम क्या करना है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है। कॉमन सेंस क्या कहता है, हमको इकोसिस्टम बनाना है तो हमको बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर क्रिएट करना है। मैं तुम्हारे सामने एक प्लांट को यहाँ पे बना दिया, लो बना दिया भाई प्लांट को। ये देखो प्लांट बन गया मेरा मस्ती से। हर बार तो यही करते हैं हम लोग, प्लांट बन गया, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी देखो हुआ क्या, ये जो प्लांट है जिस लैंड पे, इस लैंड के अंदर में क्या होगा, रॉक के पार्टिकल्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे रॉक के पार्टिकल्स, बताओ। तो ये जो रॉक के पार्टिकल्स या ये रॉक के जो पार्टिकल्स होंगे, दे आर रिच इन मिनरल लाइक फॉस्फोरस, सिलिकॉन, कैल्शियम, फिर तुम्हारा जिंक भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है। ये तो बेसिक हैवी मेटल्स है जो सॉइल में मिलते हैं ना, मैंने बताया था ये चीज। तो ये जो जितना भी रॉक के पार्टिकल्स, यानी सॉइल जो है, सॉइल इज अ रिजर्वॉयर, है ना। रिजर्वॉयर मतलब कंटिन्यूअसली
सप्लाई करेगा मिनरल्स को, क्योंकि नीचे से बन के आ रहा है, नीचे से वेदरिंग हो रहा है, पार्शियल वेदरिंग एंड टोटल वेदरिंग नीचे से आ रहा है, और ऊपर से भी क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो मिनरल्स के पार्टिकल्स आ रहे होते हैं, जब डेट्राइटस जो है ना वो गिर रहा होता है, वो सड़ रहा होता है, तो ऊपर से भी तो आ रहा होता है। समझ में आया? तो ये जो सॉइल है, दिस इज अ रिजर्वॉयर, है ना, रिजर्वॉयर ऑफ व्हाट, मिनरल्स, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, एआईपीएमटी का क्वेश्चन है कि मिनरल्स आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ रॉक्स, मतलब क्या, मतलब ये जो रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये मिनरल से पूरे एनरिच्ड होते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि मिनरल्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, मतलब ये मिनरल्स का रॉक है, मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो ये एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, ये लाइन, मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझना है अपने को, समझना क्या, हमने कुछ देर पहले पढ़ा था लास्ट क्लास में कि यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक लीफ को गिरा दे रहा हूँ, लीफ को गिराया तो लीफ का मैंने लेयर बनाया था ना, लीफ का नहीं, इनफैक्ट सॉइल का लेयर बनाया था, O1 O2 A1 A2 B C D, इस तरह का लेयर बनाया था। वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर मान लो ये ना लीफ या कोई ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म मर गया, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म क्या है, मर गया, जब ऑर्गेनिज्म मर गया तो कभी कभार क्या होता है, इनका जो मिनरल्स होता है, या वो मिनरल्स क्या होता है, वो जमीन पे चला जाता है, वो बहुत डीप चला जाता है, बहुत 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 ज़्यादा डीप चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं, बताया था कि नहीं इसको, ठीक है। तो ये लीचिंग में क्या होता है, मिनरल्स का लॉस हो जाता है, मिनरल्स का लॉस हो जाता है, यानी मिनरल्स का इफ्लक्स हो जाता है, ठीक है, मिनरल इफ्लक्स, मिनरल लॉस, समझ में आ रहा है ये चीज, मिनरल का लॉस हो गया, इफ्लक्स हो गया। और देखो ये जो जमीन है ना, इस जमीन के नीचे में क्या प्रेजेंट है, गौर से बताओ, इस जमीन के नीचे ना पानी प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोग पानी निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर समझती हो, तो जो हम लोग पानी पीते हैं चापाकल से, वो ग्राउंड वाटर से ही पानी निकालते हैं, बोरिंग का पानी ग्राउंड वाटर से है, अलग अलग एरिया राजस्थान में ग्राउंड वाटर बहुत, ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के नीचे पानी, तो ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ये मिनरल से रिच होते हैं, क्योंकि जितना भी मिनरल है वो लीचिंग करके यहाँ पे पहुंच गया, समझ में आया, ओके। अब क्या, ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट को चाहिए मिनरल, तभी ना ये इस रॉक पे उगा है, देखो फॉस्फोरस के अंदर में क्या भरा हुआ है, मिनरल है, फॉस्फोरस का मिनरल है, सिलिकॉन का है, तो ये प्लांट क्या करेगा, इस मिनरल को खा लेगा, प्लांट इस मिनरल को अपटेक कर लेगा, जाहिर सी बात है। तो प्लांट के अंदर में बहुत सारा मिनरल आ गया, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, बहुत सारा मिनरल प्लांट के अंदर में आ गया ना, समझ में आया। और जाहिर सी बात आना भी चाहिए, क्योंकि फॉस्फोरस इज एसेंशियल फॉर क्या, डीएनए फॉर्मेशन, बताया था, डीएनए के फॉर्मेशन के लिए लगता है, आरएनए का फॉर्मेशन के लिए लगता है, ठीक है, उसी के लिए हमें क्या चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि नॉर्मली सॉइल से प्लांट न्यूट्रिएंट को लेता है, और क्या होता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट वो वापस सॉइल को रिटर्न हो जाता है, लेकिन उसमें से कुछ एक पार्ट का मिनरल्स का क्या हो जाता है, लीचिंग हो जाता है। तो ओवरऑल तो ये सॉइल जो होना चाहिए, इस सॉइल को न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लीचिंग देखने को मिल रहा है ना, लिथोस्फीयर के सॉइल में क्या देखने को मिल रहा है, लीचिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो सॉइल है ये मिनरल से डेफिशिएंट क्यों नहीं होता, बिकॉज जो रॉक का पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, मिनरल प्रोवाइड कर रहा है, समझ में आया। इसीलिए लीचिंग का अगर इफेक्ट होता भी है, मिनरल का इफ्लक्स होता भी है, तो भी डरने की बात नहीं, सॉइल फर्टाइल रहेगी, क्योंकि उसको रॉक पार्टिकल से वापस मिनरल मिल जा रहा है, क्योंकि जैसे ही सॉइल में मिनरल का डिफिशिएंट हो रहा है वाया सम डिफ्यूजन प्रोसेस या ग्रेडियंट के चलते मिनरल्स वापस ऊपर आ जाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि फॉस्फोरस देखा, अब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, इस प्लांट के लीफ को खा लिया, उसके अंदर में फॉस्फोरस चला गया, जाहिर सी बात चाहिए भी था, क्योंकि इसको क्या बनाना है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम से अपना दांत वात बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, अपना बोन्स बनाएगा, बहुत कुछ कर सकता है फॉस्फोरस का इस्तेमाल, तो है ना, चलो बहुत बढ़िया। अभी देखो अब क्या करते हैं हम लोग एक काम करते हैं, ये हाइड्रोस्फीयर मैंने इसके बगल में पानी बनाया, ठीक है, कुछ सोच समझ के इधर मैंने पानी बनाया है। देखो होता क्या है, जब मिनरल्स जो है, अब देखो क्या हुआ, इधर क्या ना एक साइकिल चल रहा है, साइकिल क्या चल रहा है, मैं ना एक अच्छे कलर से बनाता हूँ साइकिल को, येलो कलर से बनाता हूँ। क्या हुआ, मिनरल्स जो है वो ऊपर गए, ऊपर जाके वापस सॉइल में गए, सॉइल से वापस क्या हो गया, एक राउंड ऊपर आ गया, तो ये कंटिन्यूअसली क्या है, एक साइकिल चल रहा होता है, कुछ एक पार्ट का लीचिंग हो रहा होता है। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इस साइकिलिंग के लिए,
बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में प्लांट आ गया और एनिमल्स आ गए और माइक्रोब्स आ गए, और अबायोटिक फैक्टर में कौन आ गया, सॉइल आ गया। समझ में आया? पक्का? चलो, तो जब मिनरल्स का लीचिंग हो रहा होता है ना, देखो इसके बगल में अगर मान लो कोई तालाब वलाब है, ऐसे भी ले लो, तो जो मिनरल्स है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, पानी के अंदर में यहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि मिनरल्स जाहिर सी बात है ग्रेडियंट से तो जा ही सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे मिनरल्स यहाँ चले जाएंगे, फॉस्फोरस, और ये जो रॉक के पार्टिकल्स है यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका डिपोजिशन हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जितने भी रॉक के पार्टिकल्स है इधर ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज समझना, इस रॉक के पार्टिकल्स के ऊपर में क्या उगेगा, इस रॉक के पार्टिकल के ऊपर में उगेगा प्लांट। समझ में आ रहा है? क्योंकि रॉक के पार्टिकल मिनरल से रिच होते हैं, और उग तो सकता ही है ना यार, पानी में भी तो प्लांट उगता ही है। ठीक है, ये प्लांट उग जाएगा, और ये क्या करेगा, इस प्लांट को कौन खाएगा मुझे बताओ, फाइटोप्लैंक्टन खाएगा। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, जू प्लैंक्टन खाएगा। जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा, तुम्हारा फिशेस खाएंगी, और फिशेस को कौन खाएगा, सपोज करो ऊपर में एक बर्ड आता है, उस बर्ड का नाम ले लो यहाँ पे, उस बर्ड का नाम ले लो तुम्हारा किंगफिशर या सीगल, किंगफिशर या सीगल। ये बर्ड क्या करता है, समुद्र हाइड्रोस्फीयर के ऊपर आता है और पानी को मतलब इसको खा जाता है। ठीक है समझ में आया ये चीज? बर्ड्स क्या कर गए, खा गए, किसको खा गए, तो मुझे बताओ ये जो फास्फोरस का पार्टिकल था इस प्लांट के अंदर में भी आया, इस फाइटोप्लैंक्टन के अंदर में भी आया, जू प्लैंक्टन के अंदर में भी आया, फिर तुम्हारा स्मॉल फिशेस के अंदर में भी आया, और इनफैक्ट किंगफिशर के अंदर में भी फास्फोरस पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यानी हायर बर्ड्स है उनके पास भी ये मिनरल्स पहुंच गए। इनफैक्ट ये जो किंगफिशर है ना, ये क्या करता है, जो तुम्हारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके जो पॉटीज होती हैं, उन पॉटी को बोलते हैं गुआनो, GUANO। गुआनोस मतलब होता है पॉटी। ठीक है, तो ये किंगफिशर क्या करता है, पॉटी को भी खा लेता है इस ऑर्गेनिज्म का। बेचारा गंदा है, जो कितना अच्छा ब्रांड है, कितना रियलिटी है। ये अगर मान लो यही बात अगर रोनाल्डो या कोई बोल देता ना, तो किंगफिशर का पूरा ब्रांड वैल्यू घट जाता, मार्केटिंग पूरा वही घट जाता, शेयर मार्केट पूरा हिल जाता। तो ये क्या करता है किंगफिशर, इसका गुआनो को भी खा लेता है। तो इसके जाहिर सी बात है, जब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर में फॉस्फोरस है, तो गुआनो के अंदर में भी तो फॉस्फोरस होगा, तुम जैसा खाओगी वैसे तो निकालोगी, तो गुआनो से भी फॉस्फोरस इसके अंदर में चला गया। समझ में आ गया ये चीज? तो अल्टीमेटली देखो हुआ क्या, अल्टीमेटली बहुत सारा बायोटिक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है और अबायोटिक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, देखो मिनरल्स का साइक्लिंग में। देखो मिनरल्स का साइक्लिंग मैंने ना सिर्फ ये बताया, पहला बात तो मैंने क्या बताया, कैसे प्लांट से जा रहा है, प्लांट से ऑर्गेनिज्म मर रहा है और वापस सॉइल में चला जा रहा है और वापस रीअपटेक हो जा रहा है। लेकिन कुछ कुछ पार्ट जो लीच हो जाता है वो हाइड्रोस्फीयर में चला जाता है और वहां से ऑर्गेनिज्म से वापस ऊपर आ जाता है, और ये ऑर्गेनिज्म भी तो कभी मरेगा, ये भी तो कभी मरेगा, और वापस इधर से प्लांट से क्या हो जाएगा, रीअपटेक हो जाएगा। तो मतलब जो लीच हो गया मिनरल उसका टेंशन नहीं लेना, वो वापस से रीअपटेक हो ही जाएगा। तो अगर मान लो लीच होके बहुत नीचे चला भी गया ग्राउंड वाटर में कभी, तो कौन कौन वापस पूर्ति कर देगा, रिजर्वायर पूर्ति कर देगा। समझ में आ गया ये चीज, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, ये पूरा कंसेप्ट है ये चीज। ठीक है, तो होता क्या है, कंटिन्यूअसली इट गेट वेदर्ड आउट। ठीक है, कंटिन्यूअसली ये क्या होता है, वेदरिंग होता है इनका, कंटिन्यूअसली इट गेट वेदर्ड टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, फ्रॉम लीचिंग टू मेंटेन द बैलेंस। एनसीईआरटी का लाइन है, फंक्शन ऑफ रिजर्वायर लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ाया था, रिजर्वायर का फंक्शन होता है टू मीट करके एक लाइन लिखा हुआ है, पेज 254 में लिखा हुआ होगा, चेक करना, कि टू मीट सम क्या बोलते हैं, इनफ्लक्स और ईफ्लक्स का जब डिसबैलेंस होता है, तो टू मीट द रिक्वायरमेंट रिजर्वायर क्या करता है, न्यूट्रिशन को ऊपर भेजता है, क्योंकि इनफ्लक्स उतना हुआ नहीं जितना ईफ्लक्स हो गया, तो रिजर्वायर काम करेगा। समझ में आ गया ये चीज? इनफ्लक्स कैसे नहीं हुआ, इनफ्लक्स कैसे नहीं हुआ, क्योंकि किंगफिशर सपोज करो मरा और उतना न्यूट्रिशन मिला नहीं, क्योंकि बाकी जितना भी न्यूट्रिशन था वो सब कहाँ चला गया, लीचिंग होकर सॉइल में चला गया, या कोई भी इंसान बड़ा लीचिंग ज्यादा हो गया उस सॉइल में, क्योंकि सॉइल का प्रॉपर्टी उस तरीके का था। समझ में आया क्या? तो एनसीईआरटी 4 वर्ड लिखती है, क्या लिखती है मुझे बताओ, वो जो 4 लाइन मैंने लिखवाया था, पीएच, टेम्परेचर, और क्या लिखाया था जो फैक्टर इफेक्ट करता है, बताओ, म्यूट है। सॉइल टेम्परेचर, पीएच और मॉइस्चर। मॉइस्चर, ये क्या इफेक्ट करता है,
लिखा हुआ एनसीईआरटी में, क्या इफेक्ट करता है ये? Regulate the rate of release of nutrients into the atmosphere. देखो इनटू द एटमॉस्फेयर में मतलब क्या है, मतलब एटमॉस्फेयर में रिलीज कैसे करता है, देखो टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करता है। मान लो टेम्परेचर ज्यादा हो गया, अगर मैंने तो यहाँ पे सिर्फ तुमको एक मिनरल साइकिल बताया, सेडिमेंट्री साइकिल बताया, लिथोस्फेयर का, एटमॉस्फेयर का गैसियस साइकिल अभी मैंने तुमको भी बताया नहीं है। लेकिन देखा जाए ना तो टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर से क्या होगा, प्लांट क्या करेगा, ट्रांसपायर करेगा, प्लांट ट्रांसपायर करेगा तो क्या होगा, वाटर का लॉस हो जाएगा, यानी गैसियस साइकिल रेगुलेट होगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या क्या लिखा है यहाँ पे, सॉइल लिखा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर मान लो सॉइल के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं तो लीचिंग क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ये चीज है, वाटर परकोलेट नहीं करेगा, है ना। तो सॉइल की क्वालिटी पे तो डिपेंड करेगी कि लीचिंग कितना हुआ कितना नहीं हुआ, या वो अगर लीचिंग ज्यादा हो गया तो एटमॉस्फेयर में उतना तो प्रेजेंट नहीं हुआ ना मिनरल, क्योंकि लीच हो गया सॉइल क्वालिटी की वजह से। तीसरा क्या लिखा है, मॉइस्चर लिखा हुआ है, मॉइस्चर भी इफेक्ट करता है, जाहिर सी बात, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज्यादा क्या होगा तुम्हारा, मॉइस्चर से क्या होता है, मॉइस्चर से बहुत सारा फैक्टर, जैसे मॉइस्चर इज इनडायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेटेड है, क्योंकि जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा टेम्परेचर मतलब उतना ज्यादा मॉइस्चर होगा, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड थिंग। उसके बाद क्या आता है, पीएच आता है, एसिडिटी भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर प्ले करता है, बिकॉज एसिडिटी से क्या होता है, प्लांट का जो स्टोमेटा है वो खुल जाता है एक पर्टिकुलर एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिटी ऑल्सो मतलब हेल्प। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, अभी तो ये बात हुआ सिर्फ किसका, तुम्हारा साइकिल का। ये कौन सा साइकिल पे आ गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा सेडिमेंट्री साइकिल, समझ में आ गया। फॉस्फोरस बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि फॉस्फोरस प्योर सेडिमेंट्री साइकिल होता है। ठीक है, आगे हम लोग जो पढ़ते हैं वो है तुम्हारा क्या, आगे जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन साइकिल। मैंने फॉस्फोरस साइकिल पढ़ा दिया, ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन साइकिल। देखो लगा ही नहीं कि कुछ पढ़ा रहे, ऐसा लग रहा है कि सर घर गृहस्थी की बात कर रहे हैं। देखो कार्बन साइकिल अगर पढ़ना है तो कुछ नहीं है, वैसे ही एक काम करो, यहाँ पे क्या कर दो, एक लिथोस्फेयर ड्रॉ कर दो और यहाँ पे एक हाइड्रोस्फेयर ड्रॉ कर दो। लो हाइड्रोस्फेयर ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे लिथोस्फेयर बना दिया। अब देखो लिथोस्फेयर बनाए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इकोसिस्टम बना रहे हैं, बिकॉज ये साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो भाई बायोटिक फैक्टर को भी तो लाओ, एक प्लांट को भी तो लाओ खींच के, और प्लांट अगर आया है तो प्लांट के बाद एक एनिमल को भी तो लाओ जो इस प्लांट का मेटेरियल को खाएगा, तभी ना एक इकोसिस्टम बनेगा। तो देखो हुआ क्या, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन साइकिल या गैसियस साइकिल, जितना भी गैसियस साइकिल है वो कैसे काम करता है। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके क्या करता है, वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, 6H12O6 का फॉर्मेशन करता है। ये ग्लूकोज, समझ में आया क्या, प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। और प्लांट क्या करता है, साथ ही साथ ये ग्लूकोज को कौन खाता है, ये ऑर्गेनिज्म खाता है। फॉर एग्जांपल इस प्लांट का कोई फ्रूट्स खा लिया, लीव्स खा लिया, तो इसके अंदर में भी क्या आ गया, C6H12O6 आ गया। इनफैक्ट अगर ये ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए क्या करता है, इसको चाहिए, इसको मांगता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑल्सो मिनरल, जो कौन रिलीज करता है, प्लांट रिलीज करता है ना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एक मिनरल ही तो है, मैंने बताया गैस है। और एनिमल क्या रिलीज करता है, CO2 रिलीज करता है, और प्लांट क्या करता है, उस मिनरल को वापस ले लेता है ना, कार्बन को वापस ले लेता है। मतलब कार्बन का सोर्स देखो, एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज हो गया, इसको इधर से ले लिया है प्लांट, एटमॉस्फेरिक CO2 और कहीं से आया उसको ले लिया। ठीक है, तो कहाँ से आया ये, मतलब हाउ दिस मतलब एटमॉस्फेरिक CO2 कम। देखो एटमॉस्फेरिक CO2 कहाँ से आता है, क्योंकि लिथोस्फेयर में हम लोग को सबको प्रेजेंट पता है क्या होता है, यहाँ पे कोल और पेट्रोल होता है, और इंसान क्या करता है, पेट्रोल को जलाता है। जब पेट्रोल को बर्न करता है तो वहाँ से क्या मिलता है मुझे, उस बर्न करने पे मुझे क्या मिलता है, बर्न करने पे मुझे मिलता है क्या, एटमॉस्फेरिक CO2 मिलता है। प्लांट उसको इस्तेमाल करता है, या जो एनिमल है अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसका वो CO2 को इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, क्या क्लियर है ये चीज़। अच्छा, अब मान लो ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये ऑर्गेनिज्म मर गया। जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो इसके ऊपर कौन एक्ट करेगा, इसके ऊपर शैतान लोग एक्ट करेंगे, थू 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 करेंगे, और क्या करेंगे, डेट्राइटस बनेगा, ह्यूमस बनेगा, है ना। और ह्यूमस में क्या होता है मुझे बताओ, ह्यूमस जो होता है वो इनऑर्गेनिक, बताया था ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक मिनरल। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो वापस रिलीज आउट हो जाएगा और प्लांट क्या करेगा, उसको वापस ले लेगा। समझ में आया क्या। देखो साइकिल हुआ ना, यहाँ पे साइकिल कहाँ से हुआ, देखो ये इधर एक कोल पेट्रोल से उठा रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, ये ऑर्गेनिज्म से उठा रहा है और कुछ रिलीज आउट भी कर रहा है।
ये साइकिल हुआ कि नहीं हुआ, रिलीज आउट कर रहा है कुछ, ऑर्गेनिज्म उठा रहा है, ऑर्गेनिज्म मर रहा है तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड उठा रहा है, उससे वापस क्या बना दे रहा है, उसको फिक्सेट कर दे रहा है ग्लूकोज में, और ऑर्गेनिज्म उसको वापस खा रहा है, तो कुल मिलाकर एक साइकिल बन रहा है, ठीक है। और देखो ये ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और सपोज करो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई इंसान इसको ढक दिया, कोई प्रलय प्रलय आया ढका गया, और इसको सांस ऑक्सीजन तो मिला नहीं, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बना देगा, फॉसिल बना देगा, और वही क्या बन जाएगा, कोल और पेट्रोल बन जाएगा इनडायरेक्टली। तो ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स किया गया है, जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया, उसको खा के अपने अंदर में कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा कर लिया, और बाद में वो फॉसिल बन गया, उससे वापस को जलाए तो मुझे क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। समझ में आएगा कि साइकिल कैसे हो रहा है ये। इनटेक कहां से हुआ, फॉसिल से, कोल पेट्रोल से हुआ, आउटपुट कहां निकला, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ईटन बाय द एनिमल्स। समझ में आ गया ये चीज। तो मिनरल साइकिल तो बता दिया, ठीक है। ओके, एक और चीज समझना है तुमको, हाइड्रोस्फीयर अगर मैं तुम्हारे सामने बात करूं तो देखो एक चीज समझना है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इस पानी में डिफ्यूज कर जाता है ना, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है ना, तुम्हें पता होगा पानी में का एक ऑक्सीजन होता है, वही ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है मछली, तो CO2 भी तो होगा पानी के अंदर में। तो जो तुम्हारा 7% क्या नहीं, कितना 71% कार्बन होता है, हमारे अर्थ का 71% कार्बन जो होता है वो ओशन में होता है, डेटा याद नहीं करना, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अगर डिसॉल्व हो गया, मतलब CO2 प्लस डिसॉल्व मतलब क्या हो गया, प्लस वाटर, तो क्या बन गया, H2CO3 बन गया, बाइकार्बोनेट। मतलब बाइकार्बोनेट के या कार्बोनेट के फॉर्म में तुम्हारा क्या बोलते हैं, इधर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो फॉर्म में हो सकता है, एक हो सकता है डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है कार्बोनेट, दो फॉर्म में प्रेजेंट, इक्विलिब्रियम है ना यार, इक्विलिब्रियम में तो सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट होगा और प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होगा, है ना। तो डिसॉल्व CO2 भी प्रेजेंट होगा पानी के अंदर में, और कार्बोनेट भी प्रेजेंट होगा, CO3-2 या CO3-1 जैसे तुम्हारा इच्छा वैसा कर देना, और CO2 दोनों प्रेजेंट होगा, CO2 ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कार्बोनेट, ठीक है, क्योंकि यही इक्विलिब्रियम का रिएक्शन बैठता है पानी के अंदर में। तो होता क्या है ना, तो ये 71% ऑफ कार्बन सोर्स है कौन, पानी, ठीक है। तो रिजर्वायर ऑफ कार्बन कौन बन गया, ओशन बन गया, ओशन क्या हो गया तुम्हारा, रिजर्वायर ऑफ कार्बन हो गया। समझ में आया, क्योंकि इसके अंदर मछली वछली भी तो है, प्लांट भी तो है, और ऊपर से डिफ्यूजन होके कार्बन इसके अंदर में बैठ गया। एक चीज को समझना है तुमको यहाँ पे, एटमोस्फेयर जो है ना वो सोर्स है, एटमोस्फेयर इज द सोर्स, बट ओशन इज द रिजर्वायर, ओशन इज द रिजर्वायर। समझ में आ रहा है, सोर्स और रिजर्वायर में फर्क होता है, सोर्स मतलब जहाँ पे वो रिलीज आउट हुआ और उसे कोई भी इंसान उसको ले सके इजीली, जब पानी इवापोरेट होगा तो CO2 ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा और कोई भी प्लांट उसको ले लेगा अल्टीमेटली, ठीक है ना, इट्स ओके। और रिजर्वायर ऐसे है कौन, रिजर्वायर है तुम्हारा ओशन, 71% जो कार्बन होता है वो ओशन में डिजॉल्व। देखो अब मैं ना कुछ डिफरेंस को पॉइंट आउट करूंगा, फॉस्फोरस साइकिल और तुम्हारा गैसीय साइकिल, मतलब मिनरल साइकिल और मिनरल साइकिल, मिनरल नहीं मतलब सेडिमेंट साइकिल, ठीक है, सेडिमेंट साइकिल और गैसीय साइकिल में कुछ डिफरेंस को पॉइंट आउट करूंगा। क्या पॉइंट आउट है, देखो समझना चीज को। गैसियस साइकिल में जो गैसियस इनपुट है ना वो हाई है, गैसियस इनपुट इज हाई, ठीक है। मतलब क्या है, जो गैस है वो एटमॉस्फेयर में एकदम अच्छे से खचाखच भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा सेडिमेंट साइकिल था, सेडिमेंट साइकिल में गैसियस इनपुट इतना रोल प्ले नहीं करता, वहाँ पे जो मिनरल्स है हो सकता है वो सॉइल में प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल नाइट्रेट एक मिनरल है, सॉइल में प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रोजन का तो गैस भी तो हो सकता है, लेकिन वो उतना प्रेजेंट नहीं होगा जितना वो, मतलब उधर इनपुट उतना ज़्यादा नहीं होगा गैसेस में, जहाँ पे जितना यहाँ पे होगा गैसियस में, ठीक है। यहाँ पे इनपुट ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म जो है ना, देखो जाहिर सी बात है, पहले वाले केस में क्या था, जो प्लांट था वो सॉइल से ले रहा था, सॉइल से जो अपटेक करता है वो धीरे धीरे करता है, और यहाँ पे 24 घंटा क्या हो रहा है, यहाँ पे रेस्पिरेशन कर रहा है प्लांट, 24 घंटा क्या कर सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकता है, तो इनपुट जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो गैस होता है ना, वो गैस कहाँ से आ सकता है, एसिड रेन से भी तो आ सकता है, सपोज करो एसिड रेन हुआ और पानी बह गया, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या पानी में चला गया, रिजर्वायर में चला गया, या अगर वो एसिड रेन पानी में गिरता है या सॉइल में गिरता है तो वो सॉइल क्या हो गया, एनरिच्ड हो गया विद द मिनरल्स, तो एसिड रेन से क्या हो सकता है, गैसेस साइकिल हो सकता है, ठीक है।
क्योंकि गैस जो होता है वो पानी में डिजोल्व होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। और एक और चीज़, जो गैसेस साइकिल है ना, ये ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मिनरल साइकिल। क्यों? मिनरल साइकिल में जो एक्सचेंज हो रहा होता है वो मरने के बाद हो रहा होता है, ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म मर गया, पत्ता मर गया, तब जाके उसका मिनरल लीच होता है और फिर मिनरल साइकिल कंटिन्यू होता है। लेकिन गैसेस साइकिल में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जब जिंदा हो रहा है तभी गैसेस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट, लाइव ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा होता है, ठीक है, और डेड और एनवायरमेंट के बीच में मिनरल साइकिल में होता है। समझा पाया मैं अपनी बात? बायोजियोकेमिकल साइकिल यहाँ पे खत्म हुआ। लास्ट 5 मिनट का टॉपिक बचा है, हम तो बोले 20 मिनट का होगा लेकिन 44 मिनट लग गया इसमें। लास्ट हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है हमारा इकोसिस्टम सर्विस। ज़्यादा नहीं है, 2 मिनट का टॉपिक है, इकोसिस्टम सर्विसेज। देखो ये क्या होता है, नेचर हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, इकोसिस्टम हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, इतना बैलेंस कर रहा है, तो हम लोग जब नेचर से उसका इतना सारा चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, फल खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, ऑक्सीजन खा रहे हैं, तुमको पता है इंसान वेंटिलेटर पे किसी को चढ़ा दो कितने का बिल आता है, डेली का 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का वेंटिलेटर का कॉस्ट होता है। तुमको पता है एक दिन का वेंटिलेटर मशीन का कॉस्ट है 20 हज़ार रुपया सिर्फ हवा का, और वो हवा फ्री में नेचर हमको प्रोवाइड कर रही है। तो है ना, हम लोग क्या करते हैं, नेचर को तबाह कर रहे हैं कि नहीं? और तो हम लोग क्या करेंगे ना, अब नेचर को हम लोग को फेवर लौटाना है। जैसे बहुत सारे इकोलॉजिस्ट हमारे हमारे टाइम पे, आजकल का नाम तो मत ही लेना सब, आजकल के डेट पे ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुनी होगी तुम, ग्रेटा थनबर्ग नाम सुनी हो? ग्रेटा थनबर्ग एक लड़की थी, वो बोलती हो रोने लग गई, इज दिस अ जोक टू यू, ऐसे करके उसका बहुत मीम वायरल हुआ है ग्रेटा थनबर्ग का, ठीक है। देखो इसको दिखाता हूँ, देखना, इसको तुम जानती होगी, ग्रेटा थनबर्ग एक्टिविस्ट है ये। अरे इसका मीम आता है यार, रुको, ये रहा, ये इसी कपड़े में उसका मीम आता है, इसी कपड़े में इस लड़की का मीम आता है, ठीक है। तो खैर तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन ये ना ग्रेटा थनबर्ग का है ना मीम आता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत बोलती थी, ठीक है, एक्टिविस्ट है ये ग्रेटा थनबर्ग, क्लाइमेट के ऊपर बहुत बोलती थी ये। तो अब ये ना देखो, ये वही बात हो गई कि हमें ना जैसे तुम पापा को बोल रही हो, पापा आप इतना नशा करते हैं, सिगरेट और अल्कोहल पीते हैं, आपको पता है आप डेली का 200 रुपये इस चीज़ में खर्चा करते हैं, इसके चक्कर में आप 200 डेली का बजाते तो महीने का 6,000 रुपया होता, ठीक है। बस वही बात है कि है ना, इकोसिस्टम सर्विस मतलब आप जो पेड़ पौधा को काट रहे हो, अगर आप नहीं काट रहे होते तो आज हमारे पास इतना लीटर ऑक्सीजन होता और उसका कीमत इतना होता, क्योंकि वेंटिलेटर के हिसाब से कीमत पता कर रहे हैं। तो क्योंकि हम नेचर से इतना सामान को अपटेक कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइस टैग लगाते हैं कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है हर चीज़ का, ठीक है, नेचर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब प्राइस टैग लगा रहे हैं। वो बोलता है ना, तुम है ना माँ के प्यार के तुम उसको क्या बोलते, पैसों में तोल रहे हो, माँ का प्यार को पैसे में तोलना। इनडायरेक्टली इकोसिस्टम सर्विस का मतलब क्या होता है, माँ का प्यार को पैसों में तोलना, ठीक है। देखो इधर लिख देता हूँ, माँ के प्यार को पैसे में तोलना, माँ के प्यार को पैसों में तोलना, ठीक है। देखो एनसीईआरटी, देखो मजा आएगा यहाँ पे। ये फॉस्फोरस साइकिल पर वापस मुझे बताना है, लेकिन इकोसिस्टम सर्विस में देखो क्या लिखा हुआ है, हेल्दी इकोसिस्टम्स जो होते हैं दे आर द बेस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ, देखो अगर इकोसिस्टम हेल्दी होगा, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स अच्छे से काम कर रहे होंगे, वहाँ पे इंसान फल रहे फूल रहे होंगे, और वहाँ पे जितना भी प्लांट है वो भी अच्छा हो रहा होगा, और इंसान क्या करेगा, उस प्लांट का सब्सटेंस का ट्रेड कर सकता है, सॉइल का ट्रेड कर सकता है, रोड अच्छा होगा उसका ट्रेड कर सकता है ना। तो देयर वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड एस्थेटिक्स गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, आर द बेस, हेल्दी इकोसिस्टम आर द बेस, एस्थेटिक गुड, एस्थेटिक मतलब जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, एस्थेटिक मतलब जो अच्छा लगे, फूल वूल माथा पे लगा लेते तो दे आर एस्थेटिक, ठीक है। आजकल की लड़कियां जो 18 साल की होती है वो लिखती भी है फीलिंग एस्थेटिक हैशटैग, तो ये सब चीज़ है। द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम, जो प्रोडक्ट होता है इकोसिस्टम का, प्रोसेसेस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। मतलब इकोसिस्टम सर्विस दे रहा है, वो ऑक्सीजन दे रहा है, फल दे रहा है, फ्रूट दे रहा है, उसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम याद होगा तुमको, मैंने फॉरेस्ट बताया था, फॉरेस्ट जब भी दिमाग में आए तो कैसे इमेजिन करना है, जैसे बताया था मैंने, ट्री के लिए खाली ट्री से इमेजिन करना, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम वो क्या करता है, एयर को देखो प्योरीफाई करता है कि नहीं करता है, एयर को प्योरीफाई करेगा, प्लांट प्योरीफाई करता है एयर को, उससे CO2 को निकालता है, ठीक है, और वाटर को भी प्योरीफाई करता है, मैं आगे समझाऊंगा। ड्रॉट्स के लिए मिटिगेट करता है, मैंने बताया था कि जब उसका जड़ बहुत मजबूत है सॉइल में, तो वो जो भी ड्रॉट्स या जितना भी तुम्हारा अनहोनी होता है, जो तूफान आता है उसको रोक लेता है,
ठीक है। मिटिगेट ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, फ्लड से बचाता है, साइकिल न्यूट्रिएंट करता है, फर्टाइल सॉइल बनाता है, और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट उसको करता है प्रोवाइड, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, पॉलिनेट द क्रॉप्स। अगर नहीं कर रहा होता तो हमें इंसान को करना पड़ता पॉलिनेट, उसमें इंसान का लेबर कॉस्ट लगता है। दे प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर द कार्बन, कार्बन के स्टोरेज साइट है, प्लांट से बड़ी स्टोरेज साइट क्या हो सकता है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। ठीक है, हाँ। तो इतना सब कुछ काम प्लांट हमको इतना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम सर्विस बोलते हैं। दो वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, इट सीम्स रीजनेबल टू थिंक दैट बायोडाइवर्सिटी शुड कैरी अ हेफ्टी प्राइस टैग। ठीक है, बोल भी रहा है कि माँ के प्यार का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगाएंगे क्योंकि हम तो कलयुग में जीते हैं। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने माँ के प्यार को पैसों में तोला। अब जब इतना महान काम किया है तो हिंदुस्तान क्या पूरे, भारत एक माता है, तुम्हें पता है ना, भारत माता हम लोग बोलते हैं, भारत माता। जब माँ के प्यार को पैसे में तोलेगा ये लौंडा, तो भारत माता कैसे जीने देगी इसको, तुम खुद बताओ। तो भारत माता यानी इंडिया में नीट में ये फेवरेट क्वेश्चन है। रॉबर्ट, मैं तुमको 3 या 4 साइंटिस्ट का नाम इकोलॉजी में याद करवाऊंगा, और उसमें सबसे पहला साइंटिस्ट है रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, नाम याद करना है। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा उसके कॉलीग्स थे, उन्होंने वेरी ट्राई टू पुट प्राइस टैग्स ऑन द नेचर लाइफ सपोर्ट सर्विसेज। रिसर्चर्स जो थे उन्होंने पुट किया एवरेज प्राइस टैग ऑफ यूएस डॉलर 33 ट्रिलियन डॉलर। आज तुम्हें ना मतलब उस समय तो इन्फ्लेशन उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया होगा जब का डेटा है, 33 ट्रिलियन डॉलर को तुम लगभग उसमें कन्वर्ट करना। ठीक है, आज कैलकुलेटर को कितना होता है, 33 ट्रिलियन डॉलर इंटू रुपीज़, समवॉट अराउंड 1 अरब डॉलर, 1 अरब रुपया की समथिंग में आएगा, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। ये फंडामेंटल इकोसिस्टम पे प्राइस लगा दिया। ठीक है, विच आर लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे आर फ्री। हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसका प्राइस टैग लगा दिया, दिन का 20,000 हर इंसान रुपया खर्चा अपने ऊपर कर रहा है, इकोसिस्टम से फेवर ले रहा है। दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीएनपी है ये, जीडीपी नहीं है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। ठीक है, जीडीपी नहीं है, विच इज यूएस 18 ट्रिलियन डॉलर। यूएस का जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था 18 ट्रिलियन डॉलर का, ये उससे भी कितना है, ट्वाइस है। समझ में आ गया, उस समय का डेटा है। आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज, ये जितना इकोसिस्टम हमको सर्विस प्रोवाइड करती है, ये तो एलन का नीट का फेवरेट लाइन है। फेवरेट मतलब जब भी तुम जाओ इकोलॉजी का ये पैराग्राफ जरूर पढ़ के जाना, वो तुमसे पूछेंगे और तुमको मैच द फॉलोइंग देंगे। सॉइल जो है जितना फेवर करता है फर्टाइल बनाने का, 50% पैसा तो सॉइल का है। ठीक है, बोलता है 50% पैसा भारत माता की मिट्टी के लिए, मिट्टी के नाम सब कुर्बान, 50% किसको है, मिट्टी को है। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आर लेस देन 10% ईच। मतलब रिक्रिएशन कुछ कर रहा है, कुछ फल फ्रूट, लेस देन 10%। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए क्या है, लेस देन 10% ईच है, इधर फंसाएगा ही फंसाएगा ईच पे, इधर लिख देगा फॉर बोथ, नहीं हर एक इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट आर अबाउट 6% ईच। क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए मैच द फॉलोइंग करवाएगा। क्लाइमेट रेगुलेशन मेंटेन करता है ना, ड्रॉट को मेंटेन करता है, क्लाइमेट को अच्छा रखता है, इतना पॉल्यूशन नहीं होता, इतना ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा, इतना बहुत सारा चीज़ें पॉल्यूशन में आता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। 6% प्राइस टैग रखा गया, और हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए कितना दिया गया, 6% दिया गया। इतना बात समझ में आया? अरे हेलो, मैच द फॉलोइंग आएगा, लेकिन वो एलन वाले ना एक और चीज को ऐड कर देंगे, वो बोलेंगे डैम प्रोजेक्ट कितना है। डैम्स जो होते हैं ना इंडिया में, डैम्स, डैम्स का नाम सुनो, डैम्स, वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं बताओ। क्वेश्चन आएगा, दिमाग घूम जाएगा, बोले ये कैसा सवाल है, अरे 0% करते हैं। डैम्स ह्यूमन मेड है, नेचर मेड नहीं है। ह्यूमन मेड पे प्राइस टैग लगा रहे हो, ह्यूमन मेड है, नेचर मेड नहीं है। डैम, डैम जो बनाते हैं पानी का उसको रोकने के लिए। ठीक है, 0% है, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इकोसिस्टम सर्विसेज में रॉबर्ट कॉन्स्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये पूछता है। और एक और चीज, ये जो है ना, ये नीट में पूछा गया, ये वाला डायग्राम। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो हुआ क्या। ये तुम्हारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का कहानी चल रहा है, फॉस्फोरस का सिंपली मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, दे आर 7 मिनट स्टिल लेफ्ट एंड आई हैव टॉट यू द फॉस्फोरस साइकिल और द मिनरल साइकिल। ठीक है, बट स्टिल वो क्या करेंगे ना, पूछेंगे कि इधर डेट्राइटिस को गायब कर देंगे, बोलेंगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे या तो इसको गायब कर देंगे, बोलेंगे यहाँ पे क्या आएगा, इसको गायब कर देंगे, बोलेंगे यहाँ पे, कुछ भी पूछ सकते हैं वो इस पूरे डायग्राम में। ठीक है, तुमसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे करना है इसको। देखो,
हमेशा याद रखना, याद करने का तरीका क्या है कि लड़कियों को बीमारी होती है, तुमने सुना होगा पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। तो याद करना, राइट साइड में पी आया था, या फिर याद करने का, समझने के लिए नहीं है, समझने के लिए तो मैं समझाने को बहुत कुछ है, लेकिन समझने से काम नहीं होता है। याद करना पी सी डी, समझ में आ गया, पी सी डी। और नीचे में क्या आएगा, एस आर सी डी। ये कैसे याद करें, एस आर मतलब होता है सीनियर रेसिडेंट। हर एक मेडिकल कॉलेज में ना एस आर होते हैं, पीजीटीज होती हैं। सीनियर रेसिडेंट मतलब होते हैं कंसल्टेंट, जो एक्चुअली पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ठीक है, एस आर, ठीक है। और सी डी एस आर अगर आ गया तो पी सी डी बता ही दिया, पी सी डी एस आर देख लेना। और यहाँ पे ना एरो जो देंगे, यहाँ पे तुम लिख दो, देखो डी के पास डी कर देना, यहाँ से खाली वो 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है, कि मैच द फॉलोइंग करना है, डी के पास डी कर देना। ये एक तरीका याद करने का है। ये अपटेक और रन ऑफ है, ये पूछ सकते हैं, वो वेदरिंग पूछ सकते हैं, लेटर फॉल पूछ सकते हैं। याद करने का तरीका तो बता दिया, समझाने का तरीका समझ भी लो एक बार, ठीक है। समझना क्या, देखो मैंने ना सिंपलीफाइड फॉर्म में क्या बताया था कि देखो भाई, एक होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अपना तुम्हारा खाना पीना बना रहे होते हैं, ठीक है, खाना पीना बनाते हैं। इस प्रोड्यूसर को कौन खाता है, कंज्यूमर खाता है कि नहीं खाता है। और प्रोड्यूसर का लीफ वूफ कुछ गिर गया, तो जब लीटर फॉल होता है तो उससे क्या बनता है, डेट्राइटस बनता है। इनफैक्ट जब कंज्यूमर मरता है तो भी क्या बनता है, डेट्राइटस बनता है। उस डेट्राइटस का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होने से क्या होता है, तुम्हारा सॉइल का फॉर्म होता है, सॉइल सोल्यूशन हो गया। सॉइल सोल्यूशन मतलब सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। सॉइल सोल्यूशन, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होता। सॉल्यूशन मतलब हो गया सॉइल का फॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या होता है, देखो अपटेक और रन ऑफ समझ में आया। अपटेक और रन ऑफ मतलब क्या हो गया, लीचिंग हो गया, ठीक है। और सॉइल और कौन बनाता है, रॉक मिनरल्स बनाता है। ये तो मैंने बताया, नीचे से क्या बन रहा है, सॉइल बन रहा है, ऊपर से डिकम्पोजिशन से क्या बन रहा है, सॉइल बन रहा है, समझाया था। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, वेदरिंग हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, अपटेक और रन ऑफ हो गया। अपटेक और रन ऑफ मतलब ये वाला चार्ट, ये जो एरो है ना, एग्जाम में पूछेगा ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एरो, ये वाला एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपटेक या रन ऑफ को, यानी लीचिंग को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो सॉइल सॉल्यूशन, अगर सॉइल में, अगर मुझे बताओ ये प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर को किसने खाया, प्रोड्यूसर को खाया कंज्यूमर ने। इनफैक्ट और प्रोड्यूसर से भी क्या हो गया, लिटर फॉल हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, और नीचे से भी सॉइल बन गया। मतलब दोनों तरफ से क्या बना दिया, सॉइल बना दिया, ठीक है। सॉइल से कुछ मिनरल क्या होता है, लीच आउट हो जाता है, और बाकी जितना भी मिनरल है प्रोड्यूसर उसको वापस ले लेता है। समझ में आ गया ये साइकिल, सेडिमेंट साइकिल क्लियर है। इस सेडिमेंट साइकिल को तुम घर में वापस प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये नीट में पूछा गया है, एलन में भी पूछा जाएगा। हेंस मैंने तुमको बायोलॉजी केमिकल साइकिल कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ेंगे,